हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अध्याय 2577। प्रकाश की गति को पार करने में असमर्थ 1। 26 दिनों में मंगल, मार्स पहुंचना पहले से ही एक अविश्वसनीय गति है। ज़ांग यी खिड़की के पास बैठा बाहर अंधेरे ब्रह्मांड को देख रहा था और धीरे से बोला। उसका हाथ आराम कुर्सी पर टिका था। उसकी उंगलियां ढीली थी, लेकिन उसकी आवाज में एक अनियंत्रित आह थी। 5 साल पहले मैंने इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की होती। खिड़की के बाहर कोई आवाज नहीं थी, बस ठंडी तारों की रोशनी थी। कभी कभी बहुत तेज गति वाला एक छोटा उल्कापिंड ढाल शील्ड से टकराता, ढाल द्वारा बिखेर दिया जाता और रोशनी की एक हल्की किरण छोड़ता। उस पल ऐसा लगता जैसे ब्रह्मांड ने अपनी पलकें झपकाई हों। उसने अपना सिर घुमाया और पास ही बैठी लिंग की ओर देखा। लिंग अभी भी वैसी ही थी। उसका चांदी जैसा सफेद कवच बेदाग था और उसकी पीली सुनहरी आंखों में कोई गर्माहट नहीं थी। उसे खिड़की के पास बैठने या सितारों को देखने की जरूरत नहीं है। वो खुद एक तरह का उच्च आयामी हायर डायमेंशनल नजरिया है। लेकिन ज़ांग यी फिर भी उससे पूछे बिना नहीं रह सका। लिंग, तुम्हारी यह जाति ब्रह्मांड में कितनी दूर तक जा सकती है? मुझे मंगल तक पहुंचने में 26 दिन लगते हैं, लेकिन क्या तुम लोग वहां 1 मिनट में पहुंच सकते हो? उसने ये बात सहजता से कही, लेकिन उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी थी। वो जानना चाहता था कि एक मैक्स लेवल इंसान का स्तर वास्तव में कितना ऊंचा होता है। लिंग की नजर उसकी ओर मुड़ी। उसने ज़ांग यी की ओर देखा, लेकिन उसकी आवाज बर्फ की तरह सपाट थी। हमारे लिए कोई दूरी नहीं है। हम आत्माएं हैं और हम ईथर में चल सकते हैं। हम किसी भी स्थान पर पल भर में पहुंच सकते हैं जहां ईथर पहुंच सकता है। बात यह नहीं है कि कितनी दूर, बल्कि यह है कि आप किसी भी स्थान पर एक पल में पहुंच सकते हैं। ज़ांग यी ने धीरे से अपनी जीभ चटकाई। तो तुम्हारी आंखों में मेरी गति घोंघे की चाल जैसी लगती है? लिंग ने इसके बारे में ध्यान से सोचा। अगर तुम्हें रूपक मेटाफोर का ही इस्तेमाल करना है तो हाँ, ये लगभग सही है। ज़ांग यी, उसने अपनी भौहें चढ़ाई, लेकिन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ठीक है, तुम सही कह रही हो। मुझे मंगल तक अंतरिक्ष यान स्पेसशिप उड़ाने के लिए एक मेडल मिलना चाहिए। लिंग ने उसके मजाक पर ध्यान नहीं दिया। वो खिड़की के बाहर ऐसे देख रही थी जैसे किसी पुरानी यादों में खो गई हो। उसकी आवाज थोड़ी कोमल हो गई। हालांकि भले ही मैं कहीं भी जा सकती हूं, मैं यूं ही कहीं नहीं जाऊंगी। सौर मंडल सोलर सिस्टम सबसे सुरक्षित जगह है। सौर मंडल छोड़ने के बाद हर जगह खतरा और शून्यता है। ज़ांग यी ने अपनी पलकें झपकाई। तुम्हारे जैसे स्तर के लोगों को भी यह खतरनाक लगेगा। मैंने सोचा था कि तुम्हारे स्वर्ग जाने के बाद ब्रह्मांड पर्यटन स्थलों से भरा होगा। ब्रह्मांड उजाड़ है, लिंग ने शांति से कहा। बहुत कम क्षेत्र ऐसे हैं जो वास्तव में जीवित और व्यवस्थित है। सौर मंडल एक परीक्षण स्थल टेस्टिंग ग्राउंड है जिसे निर्माता क्रिएटर ने ध्यान से बनाया है, इसलिए यहां सुरक्षा है। यदि आप इस परीक्षण स्थल को छोड़ देते हैं तो ये नियमों की सुरक्षा छोड़ने जैसा है। सुनने में ऐसा लगता है जैसे। ज़ांग यी ने अपनी ठुड्डी सहलाई। ये एक बगीचे जैसा है जिसे कैद में रखा गया है। हम सब इसके अंदर बड़े होते हैं और काफी आजाद महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही हम बाहर कदम रखते हैं हम भेड़ियों से घिर जाते हैं। लिंग ने सिर हिलाया। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं। अतीत में ऐसी जातियां भी थी जो अपनी किस्मत से आजाद होना चाहती थी, सौर मंडल छोड़ना चाहती थी और बाहर जाकर बसना चाहती थी। उन्होंने बहुत बड़े उपनिवेश पॉड, कॉलोनी पॉड्स
भी बनाए और ईथर का उपयोग करके यात्रा करने की कोशिश की। उसके बाद कोई खबर नहीं आई। ज़ांग यी एक पल के लिए चुप रहा। कोई खबर नहीं। क्या ये अच्छी खबर है या बुरी? बुरी होने की संभावना अधिक है। यदि वे सफल होते तो कुछ तो पता चलता। लिंग ने उसकी ओर देखा, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। ज़ांग यी ने मन ही मन सोचा कि ये जवाब वास्तव में यिहेन जनजाति के स्वभाव को दर्शाता है। एक ही वाक्य इंसान की उम्मीदों को खत्म कर सकता है। उसी पल दरवाजा अचानक एक धमाके के साथ खुला। एक ऊंची पोनीटेल वाली लड़की मैग्नेटिक जूते पहनकर अंदर आई। उसके हाथ में आधा खुला हुआ एक ऊर्जा मॉड्यूल, एनर्जी मॉड्यूल था। उसके आते ही पूरे केबिन का माहौल थोड़ा खुशनुमा हो गया। बॉस, लू केरन की आवाज साफ थी। क्या आप फिर से लिंग दीदी से वही उलझे हुए सवाल पूछ रहे थे? मैंने इसे दूर से ही सुन लिया था। ज़ांग यी उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा और हाथ हिलाया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम भविष्य में उस स्तर की सभ्यता तक पहुंच सकते हैं? ब्रह्मांड में आजादी से यात्रा करने की क्षमता। ठीक है, मैं इस बारे में कुछ कह सकती हूं। लू केरान की आंखें चमक उठीं, मानो आखिरकार उसके चमकने का समय आ गया हो। उसने पास की मेज पर ऊर्जा मॉड्यूल रखा और करीब आ गई। अगर हम ब्लैक बॉक्स से उस ग्रहीय इंजन, प्लैनेटरी इंजन को पूरी तरह से बना लेते हैं तो इसमें 26 दिन नहीं लगेंगे। हम कुछ ही दिनों में मंगल पर होंगे। ज़ांग यी को दिलचस्पी हुई। मुझे इसके बारे में बताओ। मुझे प्रथम स्तर या द्वितीय स्तर की सभ्यता के बारे में मत बताओ। मेरे पास तुम्हारे पेपर याद करने का समय नहीं है। मुझे बताओ, क्या हम भविष्य में प्रकाश की गति, लाइट स्पीड से यात्रा कर पाएंगे? सैद्धांतिक रूप से, थियोरेटिकली, यह संभव है। लू केरान ने अपनी पलकें झपकाई और अस्थायी रूप से कहा, एक ग्रहीय इंजन का सिद्धांत वास्तव में खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी को एक विशिष्ट दिशा में तेज करना है। ब्लैक बॉक्स में जो सेट है वो ग्रहस्तर के अंतरिक्ष यान के लिए है। यदि आप इसे छोटा कर दें तो ये अंतरिक्ष यान के लिए इंजन बनाने के काम आता है। ये अंतरिक्ष यान को आगे नहीं धकेलता, ये उस पूरे छोटे से अंतरिक्ष, स्पेस को ही आगे ले जाता है जिसमें ये स्थित है। ऐसा करने से ऊर्जा की हानि बहुत कम हो जाती है, इसलिए ये प्रकाश की गति के करीब पहुंच सकता है। ज़ांग यी ने अपनी भौहें चढ़ाई। करीब? कितना करीब? सैद्धांतिक रूप से ये 0.9 तक पहुंच सकता है। लू केरान ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, यह प्रकाश की गति का 90% है। इससे ऊपर जाने पर ऊर्जा का ग्राफ फट जाएगा। आखिरकार प्रकाश की गति एक बहुत ही खतरनाक कदम है। ये कहते हुए वो खुद लिंग की ओर देखने लगी। वे स्पष्ट रूप से दुनिया की शीर्ष सभ्यताओं से सबसे सही उत्तर सुनना चाहते थे। लिंग की नजर उसके हाथ में मौजूद मॉड्यूल पर पड़ी, लेकिन उसने उसे थोड़ी देर देखा और फिर नजरें हटा ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चों को ब्लॉक के साथ खेलते देख रही हो। प्रकाश की गति प्रकृति की सीमा नहीं है। ये निर्माता, क्रिएटर द्वारा निर्धारित एक सीमा, थ्रेशोल्ड है। इसका मतलब है कोई बचाव नहीं है। हम पृथ्वी पर केंद्रित इस अंतरिक्ष को नहीं छोड़ सकते। ज़ांग यी ने आंखें सिकोड़ी। इसका क्या मतलब है? लिंग ने शांति से समझाया, आपके सभी बुनियादी जीवन डिजाइन, सभ्यता डिजाइन और नियम डिजाइन पृथ्वी और सौर मंडल पर आधारित है। आपकी सभ्यता इस बिंदु तक पहुंची है क्योंकि आप अभी भी उसकी नजरों के सामने हैं। बाहर जाना नियंत्रण से बाहर होने जैसा है। इसे नष्ट करना आसान है और ये अवलोकन, ऑब्जर्वेशन के लिए भी अच्छा नहीं है। इसीलिए निर्माता ने प्रकाश की गति को एक सीमा के रूप में निर्धारित किया है। आप इस सीमा के करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन आप इसे कभी पार नहीं कर सकते। यहां तक कि इस सीमा के करीब पहुंचना भी बेहद कठिन होगा और इसके लायक नहीं होगा। इसीलिए आप पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांडीय घेरे को छोड़ने में आलस करते हैं। यह सुनने के बाद ज़ांग यी ने मन ही मन एक गाली दी। ब्रह्मांड इतना विशाल है,
फिर भी हमें केवल एक छोटे से घेरे में घूमने की अनुमति है। ये बहुत कंजूसी है। लिंग ने शांति से कहा, यह नियंत्रण के बारे में है, कंजूसी के बारे में नहीं। इस सीमा के बिना कई सभ्यताएं ड्रकर्स के हिसाब किताब में हिस्सा लेने के बजाय भाग जाना चुनेंगी। निर्माता चाहता है कि आप यही रहें, तो हम अब जो कर रहे हैं, ब्रह्मांड की खोज। ज़ांग यी ने अपने हाथ फैलाए। क्या वो वास्तव में नियमों का उल्लंघन है? अध्याय 2578, प्रकाश की गति को पार करने में असमर्थ 2। तुम्हारी हरकतें ज्यादा से ज्यादा बस सीमा पर है। लिंग ने कहा, जब तक तुम सौर मंडल में हो, इसे नियम तोड़ना नहीं माना जाता। लेकिन अगर तुम एंड्रोमीदा जाते हो, तो ये सिर्फ किनारे पर चलना नहीं, बल्कि बनाने वाले क्रिएटर के नियमों का उल्लंघन होगा। उस स्थिति में तुम्हें ब्रह्मांड में हर तरह के संकटों का सामना करना पड़ेगा और बनाने वाला तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। लू केरान ये सुनकर उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकी। हालांकि अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम अंतरिक्ष यात्रा के लिए और भी उन्नत तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। ब्लैक बॉक्स में बताई गई वर्महोल जंपिंग तकनीक गति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि स्पेस फोल्डिंग पर निर्भर करती है। जब तक दोनों सिरों पर स्पेस की संरचनाओं को जोड़ा जा सके, ये एक बार में दसियों या सैकड़ों प्रकाश वर्ष की छलांग लगा सकता है। यही वो इंटरस्टेलर यात्रा है जिसका मैंने हमेशा सपना देखा है। लिंग ने भी सिर हिलाया। मानवता के लिए इंटरस्टेलर यात्रा करने का ये वास्तव में सबसे अच्छा विकल्प है। अरबों साल पहले एहिनियाक्स ने ब्रह्मांड की सीमाओं को खोजने के लिए सबसे पहले इसी पद्धति का उपयोग किया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपने भौतिक शरीरों को त्याग दिया और पूरी तरह से आध्यात्मिक बन गए, जिससे 14.6 अरब उच्च स्तरीय आध्यात्मिक कणों वाली एक विशाल इकाई बन गई, जिससे ब्रह्मांड को तुरंत पार करने की क्षमता प्राप्त हुई। यहां तक कि यह भी कहा जा सकता है कि जब आध्यात्मिक तत्वों का मेल काफी बड़ा हो जाता है तो वे अपनी इच्छा खो देते हैं और केवल खाली ब्रह्मांडीय नियम ही बच जाते हैं। वो कागगो का एक छोटा संस्करण है, दसियों या सैकड़ों प्रकाश वर्ष। ज़ांग यी ने उसे देखा और बेबसी से आह भरी। क्या तुम वाकई ऐसी जगह छलांग लगाना चाहती हो जहां तुम्हें यह भी नहीं पता कि हवा किस चीज से बनी है? क्या होगा अगर हम एक बहुत बड़े तारे स्टार के ऊपर कूदें? हम शायद गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी द्वारा खींच लिए जाएंगे और धूल बन जाएंगे। लू केरान ने अपनी जीभ बाहर निकाली। इसीलिए मैंने कहा, अगर मेरी किस्मत अच्छी रही, वर्महोल तकनीक के लिए स्टार मैप्स, बीकन और ऊर्जा रिले के पूरे सेट की जरूरत होती है, और हमने अभी तक पहला कदम भी नहीं उठाया है। एकमात्र चीज जो मैं अभी बदल सकती हूं वह है खुद अंतरिक्ष यान। इस बिंदु पर उसके चेहरे पर थोड़ा नापसंदगी का भाव आ गया, और जब से मैंने यह कबीले की तकनीक देखी है, मुझे वाकई लगता है कि कांग्युअन कबीले की तकनीक बहुत पुरानी और बेकार है। इतना होने पर भी इंजन की क्षमता यिहेन कबीले के एक अंश से भी कम है। सामग्री अच्छी नहीं है, सुरक्षा अच्छी नहीं है, बैकअप अच्छा नहीं है, और यहां तक कि रहने वाला केबिन भी उन मानकों को पूरा नहीं करता जो मैंने ब्लैक बॉक्स में देखे थे। ये सुनकर लिंग ने आखिरकार मानवीय भाव का एक संकेत दिखाया। ये एक बहुत ही हल्का सा सिर हिलाना था, जैसे कि कह रही हो, तुमने आखिरकार कुछ ढंग की बात कही। उनकी तकनीक बहुत कच्ची है। लिंग का मूल्यांकन काफी सीधा था। उनमें से कई चीजें उल्टे तर्क रिवर्स रीजनिंग से निकाली गई है। ये एक टूटे हुए नक्शे से पूरा अंतरिक्ष यान बनाने की कोशिश करने जैसा है। उड़ने में सक्षम होना ही एक चमत्कार है। क्या तुम दोनों कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो? ज़ांग यी ने अपनी आंखें घुमाई। वो अवाक था। कांग्युआन कबीला 5 राजवंशों की सभ्यता की एक शाखा है। ये काफी बड़ी बात है कि वे आज तक जीवित बचे हैं। तुम्हारी जाति यिहेन बनाने वाले की अपनी संतान है। उनकी तुलना करना उचित नहीं है। उसे अभी भी याद है
कि जब वो पहली बार कांग्युआन कबीले की सभ्यता के संपर्क में आया था तो मानवता कितनी हैरान थी। पहाड़ों जितने विशाल वे यांत्रिक जीव और वे शक्तिशाली यांत्रिक राक्षस, उन्होंने आदिम युग के इंसानों को गहराई से झकझोर दिया था। और अभी कुछ ही साल हुए हैं, लू केरान पहले से ही दूसरे लोगों की तकनीक को नीची नजरों से देखती है। चलो, ये एक अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि उसकी कुशलता का स्तर लगातार बढ़ रहा है। लिंग ने जांग यी की ओर देखा। उसके लहजे में थोड़ी असंतुष्टि थी। मैं बस सच बता रही हूं। लू केरान ने भी सिर हिलाया। हां, मैं बस सच बता रही हूं। मैं उन्हें नीचा नहीं देखती। सच में मुझे बस यिहेन जनजाति की तकनीक ज्यादा पसंद है। लिंग ने लू केरान को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। ठीक है, ठीक है, तुम सब जीनियस हो। जांग यी ने अपना हाथ हिलाया। तुम दोनों ब्रह्मांड वाले वर्जन की सेटिंग टीम बनी रहो। मैं नहाने और आराम करने जा रहा हूं। जांग यी खड़ा हुआ, अंगड़ाई ली और फिर पीछे की तरफ गर्म झरने, हॉट स्प्रिंग वाले इलाके की ओर चल दिया। जांग यी ने ड्रीमर के बीच वाले डेक पर रहने के लिए एक जगह बनाई थी। वहां एक फिटनेस पॉड है, समुद्र की हवा का एहसास कराने वाली एक बालकनी है, गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने वाला स्लिप पॉड है और यहां तक कि एक गर्म झरने वाला कमरा भी है। बेशक ये असली जमीनी झरना नहीं है। ये एक ऊर्जा भट्टी, एनर्जी फर्नेस का उपयोग करके एक स्थिर तापमान पर पानी बनाता है और फिर नमी और आयन पैदा करने के लिए हवा का उपयोग करता है। लेकिन जब तक आप अपनी आंखें बंद रखते हैं, आप गर्म पानी के अपने शरीर को घेरने और अपनी मांसपेशियों को आराम देने का आनंद ले सकते हैं। जांग यी ने गर्म झरने वाले कमरे का दरवाजा खोला और गर्म नम भाप की एक लहर तुरंत उसके पास आई। बाहर असीम अंधेरा था, लेकिन अंदर ये किसी गहरे पहाड़ में एक शांत झरने जैसा था। दीवार में हल्की रोशनी लगी थी। पूल का पानी साफ था और सतह से धीरे धीरे बुलबुले उठ रहे थे। ये कहना नामुमकिन है कि ये ब्रह्मांड में है, जो पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर है। उसने अपना कोट एक तरफ फेंक दिया, जिससे उसका सुगठित शरीर दिखने लगा, और फिर पूल में कदम रखा। जैसे ही उसका शरीर दवाइयों वाले गर्म झरने के पानी में डूबा, जांग यी लकड़ी की दीवार के किनारे झुक गया और एक लंबी सांस छोड़ी। बिजनेस ट्रिप का असली स्टैंडर्ड यही है। किसने कहा कि अंतरिक्ष यात्रा करते समय आपको उन स्पेस ताबूतों, कॉफिन्स में सोना पड़ता है? पानी धीरे से पूल की दीवार से टकराया, जिससे धीमी आवाज हुई। बाहर की तारों की रोशनी अंदर एक नरम चमक में बदल गई थी, जो पानी की सतह पर दिखाई दे रही थी, मानो आकाश गंगा को घर के अंदर लाया गया हो। कुछ ही देर बाद दरवाजे के बाहर कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी। ये लिंग थी। वो अंदर नहीं आई, वो बस दरवाजे पर खड़ी रही, एक शांत गार्ड की तरह। उसने पूल में जांग यी को देखा। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी। तुम्हारे रहने की जगह बहुत ज्यादा जटिल है। असली लड़ाकू जहाजों को इनकी जरूरत नहीं होती। जांग यी पूल के किनारे झुक गया और उसे ऊपर देखा। बेशक हमें इसकी जरूरत है। हम इंसान हैं, रूहें नहीं जो हर समय तैरती रहें। तुम एक कृत्रिम इंसान, आर्टिफिशियल ह्यूमन हो। हालांकि तुम्हारे पास इंसानों की तरह सूक्ष्म तत्व, एथेरियल मैटर है, लेकिन तुम्हारे शरीर की बनावट मांस और खून की नहीं है। तुम नहीं समझ सकती कि लोगों को सोने, खाने, नहाने, बात करने या दिन में सपने देखने की जरूरत क्यों होती है। अगर पूरी यात्रा में सिर्फ एक गलियारा और एक कॉकपिट हो, तो क्या तुम मानोगी कि जहाज पर मौजूद हर कोई 20 दिनों से कम समय में पागल हो जाएगा? लिंग ने कुछ देर सोचा। यह सच है, आपका रूहानी आयाम अस्थिर है और उसे भौतिक सहायता की आवश्यकता है। ऐसे बात मत करो जैसे मुझे कोई दिमागी समस्या हो। जांग यी ने चिढ़ते हुए कहा, मैं बस बोर होने से डरता हूं। वो रुका, फिर अचानक फिर से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि अगर एक दिन हम वाकई वर्महोल तकनीक विकसित कर लें और ब्रह्मांड में अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकें, तो क्या बनाने वाला नीचे आएगा और मेरे सिर पर थप्पड़ मारेगा?
लिंग ने इसके बारे में सोचा भी नहीं। हाँ, वो मारेगा, लेकिन वो खुद नहीं आएगा। वो तुम्हें नियमों के जरिए याद दिलाएगा। उदाहरण के लिए, तुम बाहर कूदे और पाया कि बाहर कुछ भी नहीं है, या तुम अपनी 90% ऊर्जा खर्च कर दो और तुम्हें बस एक बेकार सा पता, कोऑर्डिनेट मिले। ये सुनने में बिल्कुल उसके स्टाइल जैसा लगता है। जांग यी ने आह भरी, क्या तुम मुझे थोड़ा सुकून नहीं लेने दे सकती? तुमने चीजों को पहले ही बहुत आसान बना लिया है। लिंग ने कहा, कम से कम तुम अभी भी अंतरिक्ष में गर्म झरने में नहा सकते हो। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट ये था मेरे आज लिए का बहुत चैप्टर। मायने आपको रखता है। एपिसोड कैसा लगा थैंक्स। कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।